दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय इंडिया विल सफर वर्स लॉसेस देन 1962 इफ इट इनसाइट्स बॉर्डर क्लैश, द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय स्टेप बैक और द इकोनॉमिक टाइम्स में छपे लेख बिहाइंड चाइनाज सिक्किम एग्रेशन अ प्लान टू आइसोलेट नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। चीनी चुनौती के बीच भारत और भूटान। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बहुत पुराना है। कभी कभी इसकी वजह से दोनों तरफ के सैनिक टकरा भी जाते हैं या गलतफहमी पैदा हो जाती है, पर यह अक्साई चीन या अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर होता आया है। इस लिहाज से ताज़ा तकरार नई घटना है, क्योंकि यह सिक्किम से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में हुई है। हाल में डोकलाम ट्राई जंक्शन पर चीन द्वारा सड़क निर्माण के कारण बीते 4 सप्ताह से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। तनाव का आलम यह है कि एक तरफ चीनी नेतृत्व भारत को धमकाते हुए 1962 की लड़ाई याद करने को कहता है, तो दूसरी तरफ भारतीय नेतृत्व जवाब देते हुए 1962 की बजाय 2017 में जीने के लिए कहता है। एक तरफ चीन अपने सैनिकों को सीमा से भारतीय फौज को खदेड़ देने का आदेश दे रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अपने सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने का संदेश दे रहा है। एक तरफ चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भारत की सैन्य क्षमता का मजाक बना रही है, तो दूसरी तरफ भारत की मीडिया चीन को मुखर जवाब देने की सक्षमता का बखान कर रही है। कहने का मतलब यह कि भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसलिए सवाल उठता है कि इस तनाव का क्या कारण है। चीन भारत विवाद में भूटान की स्थिति क्या है? क्या चीन भूटान को डरा धमकाकर अपने दरबे में समेटना चाहता है? क्या वह भारत पर दबाव डालकर ओबोर में भारत और भूटान के न शामिल होने का बदला चुका रहा है? क्या यह तनाव युद्ध की परिणति तक जाएगा? आखिरकार इस तनाव से निपटने के लिए भारत के लिए आगे की राहें क्या होंगी? यही सब जानना हमारा मकसद है। भारत, चीन और भूटान एशिया महाद्वीप के पड़ोसी देश हैं। इन तीनों की सीमाएं आपस में जुड़ती हैं। यदि विवाद के तात्कालिक कारणों पर नजर डालें तो मामला तब शुरू हुआ जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया। भारत में डोकलाम के नाम से जाने जाने वाले इस इलाके को चीन में डोंगलोंग नाम से जाना जाता है। ये इलाका वहां है जहां चीन और भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद सिक्किम और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। चूंकि भूटान और भारत के बीच पुख्ता मैत्री करार है और यदि भारत भूटान की संप्रभुता की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है तो इसमें गलत क्या है? दूसरी बात यह भी है कि भारत को चिंता है कि इस सड़क का काम यदि पूरा हो गया तो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी यानी सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे चिकन नेक कहते हैं, वहां तक चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। ये वही इलाका है जो भारत को 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाने वाली उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने चीन की इस कोशिश का विरोध किया है और यहां पर सड़क बनाने के काम को रोक दिया है, जिस कारण चीनी सेना ने आगे बढ़कर नजदीक के लालटेन आउटपोस्ट पर सेना के 2 बंकरों को तबाह कर दिया। हालांकि भारत ने चीन के कार्य को गोलियों के बजाय मानव श्रृंखला बनाकर रोका है, जबकि चीन ने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय बंकरों को नष्ट किया है। इसलिए सवाल उठता है कि चीन की यह कार्रवाई उसकी दादागिरी नहीं दिखाती है? तो क्या चीन की इस दादागिरी के सामने भारत को घुटने टेक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका समुचित उत्तर देना चाहिए। क्या यह चीनी धृष्टता की हद नहीं है कि उसने अपने कूटनीतिक विरोध के एवज में भारतीय स्पष्टीकरण का इंतजार किए बगैर ही युद्ध की आतुरता दिखाई है? दरअसल यह चीन की शातिर रणनीति का हिस्सा है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे कई अनुमान लगाए जा सकते हैं। शायद चीन ओबोर में भारत और भूटान के शामिल न होने का बदला चुका रहा है। कुछ महीने पहले चीनी विरोध के बावजूद दलाई लामा ने तवांग की यात्रा की थी। इस कारण भारत से अपना बदला चुका रहा है। शायद चीन भूटान पर अनावश्यक दबाव डालकर भारत को दक्षिण एशिया में आइसोलेट कर देना चाहता है। चीन डोकलाम में अपनी प्रभावी उपस्थिति के जरिए भारत के उत्तर पूर्व के सिलीगुड़ी गलियारे पर अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है।
चीन भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसलिए भारत को डरा धमकाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा दुनिया के सामने पेश करना चाहता हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के युद्ध रणनीति 3 वॉरफेयर्स का यह हिस्सा हो सकता है, जिसका इस्तेमाल वह भारत पर कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के डॉक्ट्रिन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि वे किसी युद्ध की तैयारी 10 से 15 साल पहले से ही शुरू कर देते हैं। इसलिए भारत के विरुद्ध भी यदि उन्हें युद्ध करना होगा तो इसकी तैयारी वे काफी पहले से कर चुके होंगे। 3 वॉरफेयर्स उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब है युद्ध के 3 क्षेत्र या स्तर, जैसे पहला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र, दूसरा पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर्स यानी लोकमत युद्ध क्षेत्र, तथा तीसरा लीगल वॉरफेयर्स यानी वैध युद्ध क्षेत्र। यह मानसिक युद्ध क्षेत्र है जिसे चीन हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स के तहत चीन ने सबसे पहले गूगल पर दबाव बनाया कि वह अरुणाचल प्रदेश को गूगल के नक्शे से बाहर रखे। पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर्स के तहत चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नत्थी वीजा देना शुरू किया और कुछ दिन पहले उसने अरुणाचल प्रदेश के 6 शहरों का नाम बदल दिया ताकि जनता में यह विचार बने कि यह चीनी क्षेत्र है। इन सब के बाद अब जो हो रहा है वह लीगल वॉरफेयर्स का उदाहरण है। तो क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? ऐसा कहना फिलहाल बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वर्तमान दुनिया में कोई भी देश अपने आर्थिक हित को तिलांजलि देकर उस देश से युद्ध नहीं लड़ सकता जहां उसके व्यापक आर्थिक हित जुड़े हुए हों। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच 2015-16 में $52.26 बिलियन का व्यापार हुआ था। इस वर्ष इसमें और इजाफा होने का अंदेशा है। दिलचस्प यह भी है कि भारत और चीन के व्यापार में व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में झुका है। इस व्यापार में भारत का व्यापारिक घाटा बढ़कर लगभग $45 बिलियन हो गया है। इसलिए ऐसे सुखद ट्रेड हब को चीन कभी भी गंवाना नहीं चाहेगा। दूसरी बात यह भी है कि यदि चीन के जहन में भारत से युद्ध का विचार ही होता तो वह महज 1 महीने पहले अपनी प्रभुता वाले शंघाई सहयोग संगठन में भारत को शामिल क्यों कराता। तीसरी बात यह भी कि भारत और चीन के बीच सैन्य क्षमता के मामले में अभी उतना अंतर नहीं है कि वह भारत को असहनीय क्षति दे और खुद खड़ा रह जाए। भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और वह भी चीन को पर्याप्त क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसलिए भारत और चीन के बीच सीधे युद्ध टक्कर की संभावना नहीं लगती। हाँ, छिटपुट गोलीबारी और चरम तनाव की स्थिति जरूर बनी रह सकती है। अगर बात की जाए भारत चीन के ताज़ा विवाद में भूटान के स्टैंड की, तो यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि भूटान सदैव ही भारत का एक अभिन्न मित्र देश रहा है। यह एक लैंडलॉक्ड पर्वतीय देश है जिसकी सारी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर करती है। भूटान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार भूटान भारत और चीन जैसे 2 दिग्गज देशों के बीच एक बफर स्टेट की तरह है। आपको बता दें कि 2 परस्पर शत्रु देशों के बीच स्थित देश को बफर स्टेट कहते हैं। माना जाता है कि अंतस्थ राज्य के अस्तित्व के कारण यानी बफर स्टेट के कारण शत्रु देश युद्ध या संघर्ष से बचे रहते हैं। हालांकि भारत और चीन उस प्रकार से शत्रु राज्य नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी दोनों के बीच तनाव चरम पर होता है तब भूटान स्वतः ही बफर स्टेट में तब्दील हो जाता है। इस बार तकनीकी फर्क यह दिखाई दे रहा है कि चीन सीधे भारत के क्षेत्रों पर दावा न करते हुए भारत संरक्षित देश भूटान के क्षेत्र में ही घुस गया है। यह आगे चलकर भारतीय संप्रभुता के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए भारत का हस्तक्षेप स्वाभाविक है। हालांकि भूटान को अभी अपनी जान सांसत में पड़ी दिखाई पड़ती होगी, लेकिन यह सच है कि यूएनओ से लेकर सार्क तक भूटान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। पूर्वोत्तर से आतंकवाद के खात्मे में भी भूटान ने भारत की मदद की है। भारत ने भी भूटान को एक छोटे भाई की तरह मान, सम्मान, प्यार और सहयोग दिया है। इसलिए भूटान की मंशा पर कतई संदेह नहीं किया जा सकता। भूटान का स्टैंड डोकलाम पर चीनी कब्जे के मामले में भी अभी तक भारत के पक्ष में ही रहा है। फिर भी यह बात सच है कि भारत को चीन के संदर्भ में प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ कुछ विशेष रणनीति की दरकार है। इस संदर्भ में अनेक सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे पहला, भारत को चीन पर सैन्य दबाव बनाए रखने के लिए मोर्चे पर डटे रहने की जरूरत है, क्योंकि यह मसला सिर्फ भूटान का नहीं बल्कि भारतीय क्षेत्र सिक्किम का भी है। सिक्किम ही वो जगह है जहां से भारत चीन की कोशिशों पर किसी तरह का हमला कर सकता है।
और सीमा पर हिमालय में यही एकमात्र ऐसी जगह है जिसे भौगोलिक तौर पर भारतीय सेना भली भांति समझती है और इसका सामरिक फायदा ले सकती है। इसलिए भारत इस पोजीशन को नहीं छोड़ सकता। लिहाजा इस पर धैर्य व संयम के साथ अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की जरूरत है। दूसरा सुझाव, भारत को इस मामले में अपनी कूटनीतिक पहल तेज करते हुए चीन को अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराना चाहिए। साथ ही चीन को भूटान जैसे छोटे संप्रभु पड़ोसी देश की संप्रभुता का आदर रखने तथा चीन भूटान संधि का सम्मान करने की बात मानने के लिए दबाव बनाना चाहिए। तीसरा सुझाव यह दिया जा सकता है कि भारत को इस मामले में अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की तलाश करना और उसे विश्वास में लेने का प्रयास करना भी तेज करना होगा। अमेरिका, रूस, जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन इत्यादि के सामने अपनी सुरक्षा चिंताओं, भूटान की संप्रभुता और चीन की दादागिरी को उजागर करने की कोशिश तेज करनी चाहिए। चौथे सुझाव के रूप में यह बताया जा सकता है कि भारत को अपनी कूटनीतिक आक्रामकता तेज करते हुए भारत चीन सीमा को भारत तिब्बत सीमा रेखा घोषित कर देनी चाहिए। सही मायनों में भारत और चीन की सीमा रेखाएं नहीं सटती हैं, बल्कि भारत और तिब्बत की सीमाएं ही जुड़ती हैं, जिसे चीन ने कब्जा कर रखा है। हजारों वर्षों से यह सीमा भारत तिब्बत बॉर्डर के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए इस सीमा रेखा का नाम बदलकर चीन को सख्त संदेश दिया जा सकता है, जिससे चीन पर भी दबाव पड़ सकता है। पांचवें सुझाव के रूप में भारत के लिए यह भी रास्ता है कि वह अपने वन चाइना के ऑफिशियल स्टैंड में तब्दीली करते हुए ताइवान को भी चीन का हकदार मान सकता है और चीन पर इस वजह से वैश्विक दबाव बना सकता है। भारत के लिए छठा कदम यह हो सकता है कि वह दलाई लामा को इस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार और उसके 1 वर्ष बाद भारत रत्न से नवाजे। इस कदम से भी चीन पर अत्यधिक दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि दलाई लामा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति नोबेल विजेता व्यक्तित्व हैं और उनकी गतिविधियों से चीन को परेशानी होती है, चाहे वे अमेरिका जाएं या कनाडा। अतः भारत उन्हें सम्मानित पुरस्कृत कर विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और चीन पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है। भारत की 8वीं पहल यह हो सकती है कि भारत तिब्बत की राजधानी लहासा में अपने वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मांग चीन से कर सकता है, क्योंकि 1951 से पहले भारत का वाणिज्यिक दूतावास लहासा में था। यदि चीन इससे इनकार करता है तो भारत भी अपने विभिन्न शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद आदि में चीन के वाणिज्यिक दूतावासों के होने की समीक्षा कर सकता है। साथ ही चीन के साथ भारत अपने व्यापार में कमी भी ला सकता है। चीन को यह लगना जरूरी है कि भारत भी उसका हित कर सकता है। भारत का नवा रास्ता यह होना चाहिए कि भारत को अपनी तकनीकी सैन्य क्षमता को खासकर तिब्बती प्लेटों में मिसाइल और एयरक्राफ्ट पोजीशन में और ज्यादा सशक्त करते हुए अरुणाचल, लद्दाख आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क आदि के विकास पर खासा ध्यान देना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में भारत की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा इसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी। एक अंतिम उपाय के तौर पर भारत को यह करने की जरूरत है कि भारत भी अपने रक्षा बजट को चीन के अनुरूप बढ़ाते हुए सैन्य तकनीकी क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाए। साथ ही ईरान के चाबहार बंदरगाह में अपनी सशक्त उपस्थिति से ग्वादर की बढ़त को प्रतिसंतुलित करने की कोशिश करे। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भारत द्वारा भूटान में चीनी सड़क का विरोध अपनी संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं के वशीभूत है। इसलिए भारत का यह कदम न ही अनुचित है और न ही उसे पीछे हटने की जरूरत है। विश्व समुदाय के सामने चीन की दादागिरी जगजाहिर है, इसलिए भारत को अनेक देशों का नैतिक समर्थन मिलने की दरकार है। हालांकि इसी सप्ताह G20 सम्मेलन में जर्मनी के हैम्बर्ग में भारतीय प्रधानमंत्री की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। संभव है यह बातचीत सफल रहे, फिर भी भारत को तैयार रहते हुए चीन को उसी की भाषा में जवाब दिए जाने की जरूरत है। आइए अब जल्दी से नोट करें आज के आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल है, भारत चीन सीमा विवाद की तत्कालीन घटनाओं का वर्णन करते हुए भारत के लिए भूटान की सामरिक महत्ता का परीक्षण कीजिए। वर्तमान घटना के संदर्भ में भारतीय रुख का मूल्यांकन कीजिए।